नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव देखा गया है। 24 घंटे में 64 जगह जंगल धधके हैं। आग से 2 लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से आग का तांडव देखा गया है। 24 घंटे में 64 जगह जंगल धधकते नजर आए हैं। आग से 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर धुएं की पूरी तरह से गुब्बारे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय प्रसाद, यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी खुशबू, आग की घटनाएं जो है उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही हैं और आग जो है जंगलों की वो बेकाबू होती जा रही है। इसी का नतीजा है कि अल्मोड़ा में 3 महिलाएं जो है आग से झुलस जाती हैं, जिनमें की 2 की अभी तक मौत हो चुकी है और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। और साथ ही साथ अभी सीएम धामी की जो हाई लेवल मीटिंग की बात कही है, सारे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सारे अधिकारियों से, नैनीताल जिले के सारे अधिकारियों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी बातचीत कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे जिस समय हम लोग आप बात कर रहे हैं उस समय वो मीटिंग चालू है और अधिकारियों को सख्त निर्देश, अभी तक जो बात निकल के सामने आई है वो ये कहा गया है कि किसी भी स्तर पर जाकर चाहे किसी भी मशीनरी का प्रयोग करना पड़े, इन जंगल की लगी आगों पर हर हाल में काबू पाइए। तो सीएम धामी की तरफ से कड़े निर्देश यहाँ अधिकारियों को जारी किए गए। एक सप्ताह हो गया होगा इस जंगल में आग लगे हुए और यहाँ पर किस तरह के निर्देश दिए गए थे? क्या कुछ यहाँ पर सावधानी बरतने की अपील की गई थी, लेकिन क्या यहाँ पर निर्देश देने के बाद भी क्या यहाँ पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है? क्योंकि आज पूरे 1 सप्ताह हो गए इस आग लगने की वजह से। जी खुशबू, अगर समय की बात करें, लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जंगलों की आग को। और इस आग का जो स्तर है वो काफी भयंकर आग ये जंगलों में लगी हुई है और अधिकारियों की तरफ से इसका सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया है वो अधिकारियों की उदासीनता निकल के आया। अधिकारी किसी भी स्तर पर बात करने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल लाइटली इस घटना को लिया अधिकारियों ने। और कहीं भी चाहे किसी भी अधिकारी से अगर बात की जाए, वन विभाग के अधिकारियों से बात की जाए, तो साफ तौर पर शुरुआती दौर में उनका कहना था कि बहुत मामूली सी आग है और बरसात हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। इस तरीके की लापरवाही भरा रवैया जो था वही आज इतनी बड़ी आग का कारण बना है। और आज ये अधिकारी, अगर आज क्षेत्र में आप देखने जाएं तो वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस इसको लेके नहीं है। बतौर बयान जरूर दे रहे हैं कि हमारी टीमें लगी हैं और यहाँ इतनी टीम है, वहां इतनी टीम है। बेशक ग्राउंड लेवल पे अभी भी कहीं कुछ देखने को नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 64 जगह पर आग लगी हुई है। यहाँ पर लापरवाही भी सामने आई है पुलिस प्रशासन की वजह से। यहाँ पर धुएं की गुबार देखने को मिल रही है। 64 जगह पर यह आग की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया है और कहा है कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से कार्य करना होगा। तो देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की सख्ती। 12 फर्जी वेबसाइटों को साइबर पुलिस ने बंद कराया है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। हेली सर्विस के नाम पर फर्जी वेबसाइट चल रही थी। एसटीएफ साइबर थाना पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। इस पर दबिश देते हुए पुलिस की ओर से साइबर सेल की ओर से यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ साइबर थाना पुलिस को शिकायतें मिली थी। पिछले साल 64 फर्जी वेबसाइट बंद कराई गई थी।
तो देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर फर्जी वेबसाइट बंद कराई गई है पुलिस की ओर से, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ चारधाम की यात्रा की शुरुआत अब 10 मई से होने जा रही है। वहीं इस चारधाम की यात्रा की शुरुआत के साथ ही वहाँ पर लगातार शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। और यदि इस बात करें सबसे पहले सुविधा की, तो सुविधा भी लगातार पहाड़ों पर चाहे बद्रीनाथ बात करें, चाहे केदारनाथ बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, चाहे बात करें, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं विशेष तरीके से मुहैया कराई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा में पिछले साल भी ज्यादा हुआ था और इस बार भी कहीं फर्जीवाड़ा ना हो, इसी के डर से लगातार शासन प्रशासन अपनी मुस्तैदी से अपना काम करे रहे। पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 34 फर्जी कंपनियों को पकड़ा गया था जो चारधाम यात्रा में फर्जी का काम करते हैं। असल में चारधाम यात्रा में फर्जी का काम करने के उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग जो उत्तराखंड से जो बाहर के लोग हैं, जब वो चारधाम की यात्रा में आते हैं तो वो वेबसाइट के माध्यम से अपने ही घर से, अपने ही राज्य से वो वेबसाइट के माध्यम से होटल बुक करा लेते हैं, हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं या पंजीकरण कराते हैं। इस कारण से इनसे काफी ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, पैसे भी लिए जाते हैं। वही फर्जी वेबसाइट क्या करते हैं कि तो सबसे पहले उनका जब आप गूगल सर्च करेंगे या उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो लगेगा कि बिल्कुल सही वेबसाइट है, लेकिन वो फर्जीवाड़ा से काम करते हैं। यानी कि जब आप उनकी वेबसाइट में जाकर के होटल बुक करेंगे, चाहे GNDN बुक करेंगे या यात्रा के लिए पंजीकरण कराएंगे या हेलीकॉप्टर बुक करेंगे, तो वो वास्तव में वो बुकिंग नहीं होती है, लेकिन बुकिंग स्टेटस दिखा देती है कि जिस डेट से आपने बुक किया है उस डेट में हेलीकॉप्टर बुक हो गई है या होटल बुक हो गया है। लेकिन वास्तविकता तब पता चलती है जब लोग मान लेते हैं कोई व्यक्ति हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं या विदेश से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, तो जब वो उत्तराखंड पहुंचते हैं और उनके फ्लाइट का, उनके हेलीकॉप्टर का समय दोपहर में 2 बजे है, जब दोपहर में 2 बजे वो हेलीपैड के पास आते हैं तो हेलीपैड में उनके जब वो नाम देखते हैं तो उनका नाम कहीं लिस्ट में शामिल ही नहीं होता है। तो वो लगातार वहां पर क्या होती है कि मुसीबत भी बनती है अधिकारियों और जो कस्टमर है उनके बीच में तू मैंने भी अक्सर देखा जाता है, जिस कारण से उन्हें पता चलता है कि वो ठगी का शिकार हो गए, यानी कि काफी खर्च करने के बाद भी वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए भी लगातार शासन प्रशासन के द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है इस बात से कि फर्जी वेबसाइटों से बचे, चूंकि चारधाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही फर्जी वेबसाइटों का जमावड़ा हो जाता है। फर्जी वेबसाइट ही तैरने लग जाते हैं पूरे, या तो बात करें गूगल पे तैरने लग जाते हैं या तो हर जगह फर्जी वेबसाइट ही देखने को मिलते हैं। यशराज, अगर चारधाम यात्रा की बात करें वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, क्योंकि जो इस बार श्रद्धालु है भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको चारधाम यात्रा की बात बता रहा हूँ कि चारधाम यात्रा की शुरुआत का जो दौर होता है वो ऋषिकेश से शुरुआत होती है। तो ऋषिकेश में भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई, स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था की गई, क्योंकि ऋषिकेश और देहरादून के बीच की दूरी महज 30 से 35 किलोमीटर की ही रहती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई खासी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऋषिकेश से जब आप चढ़ाई ऊपर की ओर करते हैं तो वहां से कर्णप्रयाग जब आने लगता है तो वहां पर खड़ी चढ़ाई, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र की चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र की चढ़ाई शुरू होते के साथ ही वहां पर मौसम में काफी बदलाव नजर आता है और यदि मौसम की भी बात करें तो भी मौसम भी काफी ज्यादा आंख मिचौड़ी चल रहा है। मतलब कभी ठंड हो रही, कहीं गर्मी, कभी बरसात होने जा रही, कहीं ओले पड़ने वाले, बर्फबारी हो जाती है। तो इस कारण से लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है, यह बात लगातार कही जा रही है कि सबसे पहले तो श्रद्धालु जो आते हैं वो गर्म कपड़े को लेकर आए और साथ में साथ वो अपने साथ वो विंटर कुछ कपड़े, विंटर चीटर लेकर के आए और दूसरी बरसाती भी लेकर आए, जिससे बारिश का मौसम, बारिश भी यदि हो तो बारिश से बच जाए। लेकिन शासन के द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। यदि मेडिकल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से मौके पर तैनात है, जगह जगह कैंप लगाया गया है। जब आप चारधाम के रास्ते में ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो जगह जगह कैंप लगाया गया है जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, पानी पीने की व्यवस्थाएं की गई है। जब आप खड़ी चढ़ाई पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, जो कि वहाँ का टेम्परेचर और ऋषिकेश के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है, यानी कि यदि यहाँ पर अभी टेम्परेचर 20 डिग्री होगा तो ऋषिकेश तो वही केदारनाथ में टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री तक चला जाता है। जी, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस यहां पर सख्ती बरत रही है। 12 फर्जी वेबसाइट साइबर पुलिस ने बंद की है। काशीपुर में कैलाश गहतोड़ ने देर शाम पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। कैलाश गहतोड़ी के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रहे।
आपको बता दें कि दिवंगत कैलाश गहतोड़ी काफी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से चल रहे थे, जिन्होंने अपने अंतिम समय में भी काशीपुर के दौड़ा साखर नहर की सड़क का कुछ महीने पहले कार्य का भूमि पूजन कर उद्घाटन करके काशीपुर की जनता को बहुत बड़ी सौगात प्रदान की थी। गहतोड़ी मेरे छोटे भाई जैसे थे। ये हमारे पहाड़ से जो अनेक उद्यमी आगे बढ़े हैं, जो जीरो से हीरो बनते हैं, ऐसे उन लोगों में से एक थे। और परम धार्मिक, एकदम ईश्वर पर विश्वास करने वाले और संगठन के एकदम अनुशासित सिपाही और जनप्रिय अत्यधिक, और ऐसे व्यक्ति के जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 77वां स्थापना दिवस राजीव भवन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने इंटक कर्मचारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ अपनी नीतियों और अपने अनुयायियों का ही विकास कर रही है। जाएंगे, इसलिए बॉम्बे टेक्सटाइल में वहां देखे थे वो शोषण मजदूर को, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए अलग संगठन बना। तो उसी के साथ साथ कांग्रेस साथ इंटक का संगठन बना जो कांग्रेसी विचारधारा के साथ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कांग्रेस के अधीन है, बिल्कुल गलत बात। उन्हीं विचारधाराओं पर हम लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इंटक सबसे पुराना संगठन और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी साहब ILO में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पदाधिकारी है अमेरिका में। तो ये एक बड़ा संगठन है, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, नीतिगत प्रश्नों पर लड़ाई लड़ता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। हमारा इंटक का उद्देश्य हमेशा ये है, कोई ये नहीं कि हम काम को डिस्टर्ब करें, हम हिंसा करें, वायलेंस करें। हम पहले विश्वास करते हैं टेबल पर बैठकर बात करें। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन आज मैदानी इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाओं के चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन इलाकों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। तो गर्मी से राहत मिलेगी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 5 जिलों में जमकर बारिश होगी। तो वहीं आपको बता दें कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर के यहां पर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि गर्मी से राहत मिलेगी। 5 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो हमारे साथ विकास खरे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी? हाँ बिल्कुल खुशबू, अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जो है 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अगर हम बात करें हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार में जिस तरह से गर्मी काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ी है, कहीं न कहीं जो स्थानीय निवासी है वो गंगा जी में जो है स्नान कर रहे हैं, कहीं न कहीं गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और गर्मी से निजात पा रहे हैं। चूंकि अगर मैं बात करूं तो कल हरिद्वार में भी जो जिस तरह से मौसम बारिश का बना हुआ था, लेकिन बारिश देर शाम या फिर देर रात भी यहाँ पड़नी हुई है, जिससे जो है लोगों को किसी प्रकार की कोई भी गर्मी से निजात नहीं मिले। लेकिन मौसम विभाग ने जो है
साफ तौर पर यहाँ पर 5 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई है, ताकि जो है गर्मी से राहत मिले। तो ऐसे में जो है 7 तारीख का भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया गया कि 7 तारीख से इस तरह से यहाँ पर मानसून आ गया, कहने की बारिश से निजात मिलेगी। हालांकि किसानों को भी जो है इस पर बारिश होने से काफी यहाँ पर जो है फायदा यहाँ पर मिलता है, ताकि जो खेती है उनको भी यहाँ पर फायदा मिलता है, फसलों को भी यहाँ पर फायदा मिलता है। तो ऐसे में जो है अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ों में जिस तरह से फिलहाल अग्नि वहां पर जो है पूरी तरह से जो है फिलहाल आग का अगर हम बात करें तो फिलहाल पहाड़ों में इस तरह से आग वहां पर लगी हुई है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो विभाग है वो भी पूरी तरह से वहां पर मकसद करा है, ताकि जो है आग को पूरी तरह से काबू पा जाए। तो ऐसे में जो अगर बारिश यहाँ पर होती है, कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है उनको भी आग से भारी नुकसान यहाँ पर साफ तौर पर होता है, जहाँ पर दिखता है। तो ऐसे में जो बारिश होने से कहीं ना कहीं पहाड़ों को भी निजात मिलेगी, जो आग वहां पर लगी उनसे भी यहाँ पर निजात मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ी हुई है तो उससे भी यहाँ पर निजात मिलते नजर आएगी। खुशबू, बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। विकासनगर के ग्राम खुशहालपुर के ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर के 8 लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया है। साथ ही गांव की कहा गया है कि कोई भी शख्स इन लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया गया है, चाहे वो शादी कार्यक्रम हो या किसी के दुख की घड़ी ही क्यों ना हो। गांव का कोई भी शख्स नहीं जाएगा। बता दें ये 8 लोग जो पिछले 10 सालों से ज्यादा के समय से नशे का कारोबार कर रहे थे, उन लोगों का ग्रामीणों ने सामूहिक एवं सामाजिक बहिष्कार किया है। जो स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए आती है वो भी इसमें लिप्त हो चुके थे। तो 1.5 साल पहले हमने एक सामाजिक परिवर्तन संस्था के नाम से एक संस्था का गठन किया। उसमें यहाँ के कुछ नौजवानों ने और योगदान दिया, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन वो सिर्फ नशा करने वालों पर रोकथाम कर पाए थे। नशा बेचने वाले खुले तौर पर नशा बेच रहे थे, उनको किसी चीज़ का डर भाव नहीं था। प्रशासन की ओर से भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन इसके बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर इसको जब देखा गया कि ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो गांव के मौजूद लोगों ने और सामाजिक परिवर्तन संस्था ने मिलजुल कर एक महापंचायत गठन की, जिसमें तमाम धर्मों के लोगों का और सभी लोगों का सहयोग रहा है। सबने हमारे साथ में ताल मिलाकर कदम से कदम मिलाकर कहा है कि इस काम को कीजिए, हम आपके साथ हैं। उसमें एक तय पाया है कि जो लोग नशे का कारोबार खुले तौर पर करते हैं उनका सामाजिक और सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। देहरादून में ट्रॉली से नदी पार करने वाले स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है। उत्तराखंड के कई स्थानों पर पुल न होने के चलते लोग ट्रॉली में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। बता दें कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कदम उठा रहे हैं, जबकि स्थिति तब है जब उत्तराखंड विकसित होने का दम भर रहा है। इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि प्रदेश की जनता को ट्रॉली से ट्रैवल करने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। प्रयास ये है कि प्रदेश की किसी भी क्षेत्र की जनता को ट्रॉली से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो जहां भी ऐसी ट्रॉली या कहीं लगी थी, पिछले साल मैंने उसका सर्वे करा के उसकी लिस्टिंग मंगवाई थी, और नियरेस्ट कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पुल बन सकता है, कहाँ पे पुल बनाना चाहिए, उसका एक इनिशियल सर्वे हो गया है और आचार संहिता के बाद हम लोग उसको टेकअप करना शुरू करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे फिजिबल होगा वहाँ पे हम लोग रोड का पुल या पैदल पुल या जैसी भी स्थिति होगी उसको हम लोग करेंगे। काशीपुर में आवारा पशुओं के चलते आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला नैनीताल और उधम सिंह नगर में आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जा रहा है। साथ ही ऐसे पशुपालक जो अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके मालिकों के खिलाफ नगर प्रशासन कानूनी कार्रवाई के साथ चालान भी कर रही है। पशुओं के संबंध में हम निरंतर अभियान चला रहे हैं। जो हमारी गौशाला है वहाँ उनको भेज रहे हैं। हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट और नगर निगम के स्तर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। एक अभी जानवर का एक्सीडेंट हुआ था सांड का, जिसका पैर एक खराब हो गया, उसको हमने यहाँ से भेजा पंतनगर में उसका जो ऑपरेशन करवाया। स्थिति ये हो गई है कि वो जानवर का एक पैर काट दिया गया। अब वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई कि उसका पालन पोषण पूरी ताउम्र करना है। तो मेरा ये कहना है कि जिनके भी पशु हैं वो रोड पे मत चलाएं। डेयरी नीति के अंतर्गत हमने एक उपविधि बनाई है। उस उपविधि में व्यवस्था है कि आवारा जानवर अगर किसी व्यक्ति विशेष का सड़क पे टहलता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ चालान है, और चालान की मात्रा भी 2000 रुपये से लेकर 25,000 तक है। 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी।
कहते हैं कि केदारनेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है ये। हाँ, भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोणाकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान मिला। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तो ये दीपक जला हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खोले जाते हैं कपाट। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यह मंदिर की स्थापना की और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध कर दिया। उन्होंने बहुत पाप किया, इसे लेकर वो बहुत दुखी हुए। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए वो काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को पता चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडव से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे चले गए, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान होने वाले ही थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडव यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के निर्माण उन्होंने करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। बाबा भोलेनाथ का धाम करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वो भयावह था और तब के और अब के बाबा केदार की नगरी में बहुत बदलाव हुआ। बदलाव के बाद 16 जून 2013 और 2023 को देखें तो स्थिति साफ हो जाएगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार की नगरी की सूरत को बदल कर रख दिया। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लीला चाहती हो। पानी की धारा में सब कुछ बह गया, पेड़ घर सब कुछ तबाह हो गया। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल बीत गए। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े जिन्हें मिटने में लंबा समय लगेगा।
इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था भी है और लोग भारी संख्या में केदार बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल पहुंचते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।